Hi friends, my name is Sujit, your maths teacher and also a rated chess player. ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि भी डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन क्या होता है। सिर्फ यही नहीं और इसके छोटे मोटे कंसेप्ट और इसके साथ जैसे फोटो परपेंडिकुलर भी हम देख लेंगे, ठीक है, और छोटी मोटी चीज़ें और, ठीक है। तो बिना टाइम करते हुए वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि भी आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए ताकि हम आराम से स्टार्ट कर सकें सारी डिस्ट्रैक्शन को दूर करते हुए। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन दिस। ठीक है, अब ध्यान से मैं आपको एनालाइज करता हूँ सारी चीज़ों का। देखो, अगर हम यहाँ बात करें ओरिजिन से प्लेन तक का डिस्टेंस नहीं सॉरी, यहाँ से यहाँ तक ये लिखा था ना यहाँ पे कि हमें लेंथ निकालनी है, मतलब हमें लेंथ निकालनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। एक ओरिजिन से एक प्लेन पे अगर हम परपेंडिकुलर गिरा देते हैं, लेट्स कि भी ओ पॉइंट जो ओरिजिन से है उस पर हमने एक परपेंडिकुलर गिरा दिया, एक एम पॉइंट ऐड कर लिया, ठीक है, जो इस प्लेन पे हमने यहाँ से एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो इस प्लेन की इक्वेशन हमें दे रखी है 2x - 3y + 6z + 21 = 0, ठीक। अच्छा, तो हमें मतलब सोचना कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो एम पॉइंट है ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इस प्लेन पे। जैसे हमने लाइन का बताया था ना कि भी एक पॉइंट जो एक इंटरसेक्शन ऑफ लाइन से जाए, मतलब दो लाइनें इंटरसेक्ट होकर जो पॉइंट होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है, वैसे ही इस प्लेन में और भी आसान है। इस प्लेन में अगर एक परपेंडिकुलर घेर दिया जाए, ठीक है, और ये पॉइंट इस लाइन का और इस प्लेन का दोनों का कॉमन पॉइंट हो, तो हम उसको कह सकते हैं कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ये, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो उसका नाम भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर दे दिया इस एम जो कोऑर्डिनेट है इसका, ठीक है। तो अगर ये हमें कह रहे हैं कि हमें पी लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो पी लेंथ हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। पी एम बेसिकली लेंथ क्या है, डिस्टेंस ही तो है। पी का एम से लेंथ कह दो, चाहे डिस्टेंस कह दो, जो मर्जी कह दो, ठीक है। √में x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमें दो पॉइंट्स बेसिकली ये कह रहे हैं कि हमें दो पॉइंट्स चाहिए जिससे हम आराम से डिस्टेंस फार्मूला लगा के निकाल सकें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे आइडिया जाना चाहिए, सिंपल। तो फिर हमारे पास एक पॉइंट तो पता ही है, ओरिजिन से आप क्या समझेंगे कि भी 0 0 0। कई बार ओरिजिन से कंफ्यूज होते हैं कि यार पॉइंट्स तो दिया नहीं। ओरिजिन मतलब तीनों कोऑर्डिनेट जीरो, वही तो होता है ओरिजिन, जहाँ में तीनों कोऑर्डिनेट जीरो होते हैं, ठीक है। तो फिर एक कोऑर्डिनेट हमें पता है और पी एम लाइन फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली हमें एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता लगाने हैं, ठीक है। और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सही बता रहा हूँ। 4 4 6 6 मार्क्स के क्वेश्चन में ये 100% अप्लाई होता है, ठीक है। अच्छा, तो हमने करना क्या है। अब मुझे ये बताओ, XYZ में इससे तो कुछ कर नहीं सकता, ये जो मुझे दे रखी है ये तो ICT की इक्वेशन है। अब मेरे ऐसे आइडिया आया, मैंने कहा इस लाइन को, PM लाइन को, इसको मैं कार्टेशियन में चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो x - x1 अपॉन में a, y - y1 अपॉन में b, z - z1 अपॉन में c, ठीक है, ठीक है, समझ गए ना। अब ABC जो होते हैं इस लाइन के B वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं ABC, ठीक है। अच्छा, तो मैंने कहा था कि आपको यही याद रखना है। देखो बार बार वही कंसेप्ट यूज़ आ रहा है। एक लाइन के पास B वेक्टर होता है और एक प्लेन के पास होता है N वेक्टर, ठीक है। और क्या ये B वेक्टर और N वेक्टर आपस में पैरेलल है? ऑफ कोर्स। तो फिर क्या फिर इनके कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल होंगे? अगर वेक्टर इक्वल हैं तो इनके कोफिशिएंट्स कुछ भी सारी चीज़ें सेम होंगी ना। तो हम एन वेक्टर कैसे निकालते हैं, एक प्लेन का एन वेक्टर क्या होता है। एक प्लेन का एन वेक्टर होता है, जैसे प्लेन की इक्वेशन ये दे रखी है ना, तो सिंपली एक प्लेन की अगर ये इक्वेशन दे रखी हो आपको, तो उससे कंपोनेंट्स जो होते हैं, कंपोनेंट्स जैसे 2 है -3 है 6 है,
ये से कंपोनेंट्स हैं प्लेन के। अब इसके आगे बस आई कैप, जे कैप और के कैप लगा लीजिए आप, बस इतना सा काम चाहिए आपको, ये बन जाएगा आपका एन वेक्टर। ठीक है, समझ आ गई। तो ये एन वेक्टर है तो फिर ये बी वेक्टर होएगा। ठीक है ना। अब हमारे पास बी वेक्टर भी ई मिल गया इज इक्वल टू एन वेक्टर। समझ गए ना, दोनों सेम पैरेलल में है, इसलिए जो एन वेक्टर है इसलिए प्लेन का वही बी वेक्टर है, या फिर जो बी वेक्टर है वही एन वेक्टर है। तो फिर इसमें हम क्या करेंगे, हमें ये पता लग गया तो हम इसको वहाँ पे ए बी सी की जगह हम पुट कर सकते हैं, एक्स अपॉन में ए। अब ए बी सी तो हमें पता लग गया, इसके कंपोनेंट्स हैं एक्स अपॉन में 2, वाई अपॉन में -3, जेड अपॉन में 6। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। मैंने आपको कहा था हमेशा इसको कार्टेशियन में चेंज कर लो, बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। अब करना क्या है, इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल मान लो। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालो 2k, y की वैल्यू निकालो -3k, z की वैल्यू निकालो 6k। ठीक है, अब इस x y z की वैल्यूज़ को आप यहाँ पुट कर दो। ठीक है ना। तो कार्टेशियन में आपको दिमाग में लॉजिक लग गया होगा कि भाई कार्टेशियन से कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। इससे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने का बेसिकली मकसद ये होता है, एक लाइन पे अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करते हैं तो फिर एक लाइन पे पॉइंट मिल जाता है। याद रखना, एक लाइन पे अगर हमें पॉइंट फाइंड आउट करना हो तो कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज करके उसको किसी को कांस्टेंट के, लैम्डा, थीटा किसी के भी इक्वल लेके एक पॉइंट निकाल दिया। मतलब मैंने इस पूरी लाइन पे एक पॉइंट निकाल दिया, क्योंकि मुझे पता है अगर ये पॉइंट मेरा निकल गया तो यही पॉइंट तो है हमारे पास प्लस पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट इस पे भी सेटिस्फाई करा रहा है ना, ये पॉइंट लाइन पे भी है और यही पॉइंट प्लेन पे भी है। ठीक है ना। तो यही पॉइंट हम निकाल दिया, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, बट ये के की फॉर्म में है तो हमने इस एक्स वाई जेड को इक्वेशन ऑफ द प्लेन में पुट कर देना है 2। ठीक है, ये थी ना इक्वेशन ऑफ प्लेन 2x - 3y जो आपको दिख रही है। इसमें मैंने बेसिकली कोऑर्डिनेट पुट्स कर दिए फटाफट, -2 -3k + 6k + 21 = 0। ठीक है, ये हो गया 4k + 6k + 36k = -31। ठीक है, ये हो गया 10, तो ये हो गया 46k = -21। अब k की वैल्यू आ गई -21 अपॉन में 46। ठीक है, अब इस k की वैल्यू को मैंने क्या किया, अब मैंने इस k की वैल्यू को करना क्या था, अब इस k की वैल्यू को अब मुझे दोबारा पुट कर देना जो मैंने x y z कोऑर्डिनेट निकाले थे। अब k की वैल्यू क्या थी, -21/46। ठीक है, x = 2k था ना, बस सिंपली मैंने k की जगह ये पुट कर दिया। अब y की जगह भी ऐसे करना है मुझे, z की जगह भी ऐसे करना है, -3 k की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, 6 यहाँ पे k की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, k की वैल्यू पुट कर दी तो फिर x y z की वैल्यू आपके पास आराम से आ गई। ठीक है, तो हमें इस पॉइंट कोऑर्डिनेट्स पता लग गए बेसिकली, और आगे डिस्टेंस फार्मूला लगाना कोई बड़ी बात नहीं होती, वो आपको पता ही है। ठीक है, अच्छा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन = 3। तो डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, अब देखिए अब अगर हमें इसके बारे में बात करनी है थोड़ा सा कर लीजिए। अच्छा एक मिनट, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन का आप सिंपल एक याद रख लीजिए क्या होता है। मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का ना प्लेन का ये फार्मूला होता है आर वेक्टर डॉट n कैप = d, और d होता है ओरिजिन से प्लेन तक का डिस्टेंस d। ठीक है, अच्छा तो फिर हमें अगर ये पता है तो हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। हमें एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी है 2x - 4y + 12z = 3। ठीक है, या तो आप इसको सिंपल में कन्वर्ट कर लो, या फिर इसका एक और फार्मूला भी होता है डिस्टेंस का, ये बहुत इजी रहेगा आपके लिए।
कि भी इक्वेशन ऑफ द प्लेन लिखो, मैंने आपको बताया था ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस डी अपॉन में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो ए ये रहा और x1 y1 क्या है, सॉरी cz1, तो x1 y1 z1 क्या है, पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स x1 y1 z1 जिससे हमने निकालना है प्लेन का डिस्टेंस, वो तो वैसे ही जीरो है, ये तो और भी अच्छी बात होगी। मतलब यहाँ से y कोऑर्डिनेट भी ज़ीरो हो गया, z कोऑर्डिनेट भी ज़ीरो हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मतलब 3 बच गया, ये d है ना, d को नहीं भूलना, 3 बच गया, चाहे आप सॉरी ध्यान रखें, तो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस डी। ठीक है, तो x1 y1 z1 तीनों कोऑर्डिनेट जीरो, एक डी रह गया। ठीक है, अब इसको चाहे -3 लिखो या फिर 3 लिखो, मैग्नीट्यूड है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ए बी सी क्या दिख रहे हैं आपको, ये रहे ए बी सी, मतलब 3 4 12, तो अंडर रूट में 9 प्लस 16 प्लस 144। ठीक है, अब इसको जो भी आप सॉल्व करोगे इसको आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसको प्रैक्टिस कर दिया क्वेश्चन को, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो रियली मोस्ट बहुत अच्छा लेक्चर होगा, उसको ज़रूर देखिएगा, उससे आपके कंसेप्ट बहुत ही अच्छे हो जाएंगे और उससे तो क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नहीं लगा हो तो बेशक अनसब्सक्राइब करिएगा और डिसलाइक करिएगा। ओके, तो आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं पूरा ट्राई करूँगा उसका रिप्लाई देने का। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगली वीडियो में बात करते हैं। ओके, बाय।